हौसला जैसे हो आसमां से बुलंद, हौसला हो बुलंद, हौसला हो बुलंद, हौसला हो बुलंद, हौसला हो बुलंद। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आज के इस खास मुलाकात के कार्यक्रम में हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जहां पर उनकी परिकल्पना उनके उम्र के दायरे को लेकर कहीं ना कहीं एक ऐसी चिंता करने के लिए आपके अंदर सवाल उत्पन्न करेगी। जी हां, छतरपुर शहर में महर्षि विद्या मंदिर के प्राचार्य सीके शर्मा जो अलग ही अंदाज में अपने कार्यों को प्रतिभागियों के तौर पर देखते हैं। अगर हौसला आपके अंदर सकारात्मक सोच के साथ हो तो कहीं ना कहीं आपकी यह उम्मीदें आपके सफलतम प्रयास के लिए खरा उतरती हैं। और इसी का एक बड़ा उदाहरण हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं। सीके शर्मा जी का मैं स्वागत करूंगा स्टूडियो में। सर थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहले खास चर्चाएं तो बहुत सारी हैं हमारे बीच में, लेकिन सबसे पहले आपका छोटा सा जीवन का कुछ परिचय और उसके बिताए हुए लम्हे जानना चाहूँगा आपसे। जी 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 मैं अभी वर्तमान में महर्षि विद्या मंदिर में यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ। 10+2 CBSE स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है जी। और इसके पहले मैं 22 साल मैंने आर्मी एजुकेशन कोर में मैंने सर्व किया है जी। रिटायरमेंट के बाद मैं इस शिक्षा के क्षेत्र पर आया। सर, युवाओं के लिए किस तरह की ये सोच लेकर आर्मी से आप रिटायर्ड हुए हैं और उसके बाद फिर भी एक जोश आपका देखने को मिला है? छतरपुर में लगातार आप सेवाएं दे रहे हैं, शिक्षा के मंदिर में लोगों को किस तरह जागरूक करते हैं? स्टूडेंटों की क्या सोच बदलाव चाहती है आज के जीवन काल में? स्टूडेंट्स, छात्र हों या अन्य युवा वर्ग हो, युवा वर्ग को बोलते हैं कि आप यूथ हैं, आप एनर्जी से भरे रहते हैं। बिल्कुल। तो एनर्जी से भरे रहने का अर्थ ये होता है कि वो एनर्जी चैनलाइज कैसे होती है, किस डायरेक्शन में जाती है और फिर उसका क्या रिजल्ट निकलता है। मतलब आप अपने कार्यों को, जो सकारात्मक पॉजिटिव कार्य हैं, उससे प्रोडक्टिविटी, मतलब उससे अच्छा यदि कोई उत्पादन का मतलब होता है कोई अच्छा रिजल्ट आ रहा है जो आपके परिवार, समाज, राष्ट्र और आसपास के वातावरण को परिवर्तन कर रहा हो, तो समझ लीजिए कि आपका यूथनेस या आपकी एनर्जी सामने दिखाई दे रही है। वरना आप केवल एनर्जी से भरे हुए का डायलॉग यदि केवल बोलते रहते हैं, उससे कार्य चलने से नहीं रहा। तो मैं कहना चाहूँगा उसके लिए हम लोग स्टूडेंट्स को प्रत्येक क्षेत्र में के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं। जो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, मतलब फिजिकली भी फिट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमारे पास अनेकों मेथड्स, स्किल्स और तरीके हैं जिसके द्वारा हम उसको फिजिकल फिट बनाते हैं। इसके अलावा हम लोग मेंटल और एकेडमिक वर्क के लिए भी हमारे पास प्रोसेस है विभिन्न प्रकार की, जिसमें उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट के रूप में प्रत्येक विषयों में उसको एक बहुत परिपक्व बनाने की, परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आज हमारा 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो पूरे 200 किलोमीटर तक हमारे से कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है। 95% और 90% के इतने बच्चे आते हैं कि सबकी फ़ोटो बड़ी मुश्किल में पेपर में आ पाती है। हमारे 16 बच्चे नीट में और कम से कम 5 बच्चे जेई में हर साल इस तरह रिजल्ट हम जरूर देते हैं। मतलब हर क्षेत्र में हमारा बच्चा, और यूपीएससी और पीएससी में भी हमारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें जो बताती हैं कि हमारा कहीं ना कहीं पर एक वेल प्लान, मेटिकुलस प्लान्ड हमारा वर्क है, जो बच्चे को हार्ड वर्किंग बनाता है, रेगुलर बनाता है, सिंसियर बनाता है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो आज नहीं, फोकस्ड और अटेंटिव बनाता है कि मुझे अपना रिजल्ट प्राप्त करके अपने जीवन को बहुत सक्सेसफुल और एक समाज का अच्छा नागरिक बनाना है। सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैसे अक्सर देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका फोकस सिर्फ एजुकेशन से रिलेटिव उनकी स्टडी से होता है। ये कहाँ तक उचित है, या कुछ आपके अंदर कुछ ऐसा निखार है कि जो आप ला सकते हैं सामने? तो कुछ ऐसी अनोखियों को कैसे उजागर किया जा सकता है आपके अनुभव के द्वारा? हमारे समाज में एक जो मिडिल क्लास की फैमिली है, उसमें ये देखा जाता है कि हम बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाकर हम उसको एक अच्छा अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही सोच है। बच्चे को अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा कैरियर, अधिकारी बनना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी प्राप्त करना चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त जो एक कमी है कि हमारे पास एक डिफरेंट, कोई एक यूनिक स्किल या यूनिक एक ऐसी इंटरेस्ट के आधारित हमारे पास कोई ऐसी क्रियाकलाप नहीं होते जो हमारे को पूर्ण संतुष्ट प्राप्त करें और हमें थोड़ा डाइवर्ट करके जीवन के अन्य ज्ञान को भी दें और अनेक समाज के अनेक वर्गों में जोड़ें। और उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, हटकर थोड़ा आप अपने बच्चे को म्यूजिक में, आर्ट में या फिजिकल फिटनेस के लिए आप किसी भी खेल कूद से आप उसको जोड़ सकते हैं, और नहीं है तो प्लांटेशन सर्विस है, सोशल सर्विस है, उससे आप जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं सबको कहना चाहूँगा कि अभी भी हमारे यहाँ पर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का बहुत कमी है। हम अपने बच्चों को दौड़ना, भागना, माउंटेनियरिंग या रोड पर बहुत ज़्यादा चलना फिरना, इस तरह की कार्रवाइयों को
करने देने में उसको रोकते हैं, टोकते हैं और शंका पैदा करते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो नर्वस फील करने लगते हैं, एग्जैक्टली कमजोर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पर उसके अंदर हैरासमेंट और डिसअपॉइंटमेंट आता है और हम उसको लिमिटेशन में डालते हैं। बचपन से टोकने से बच्चा लिमिटेड हो जाता है कि मैं ये नहीं करूंगा और करूंगा तो मुझे ये हो जाएगा और इस तरह के assumptions पे जब हम जोड़ते हैं तो जिंदगी के नई जो ऊंचाइयां प्राप्त करना है वहां वो नहीं कर वो थम जाती हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ये अपना एक जिस तरह से एक्सपीरियंस होता है वो आज प्राचार्य शर्मा जी ने हमें बताया है कि आखिरकार अगर आपकी ज़िंदगी में एक एजुकेशन ही डिपार्टमेंट नहीं है कि जहाँ पर आपको शिक्षा ही लेना है, शिक्षा के साथ में अगर आपके अन्य और हॉबीज़ हैं तो बखूबी उनको निखारिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए और वह कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको सफलतम श्रेणी तक ले जाएगा। और इसी के चलते आपको यहाँ पर हम बता दें कि आर्मी से रिटायरमेंट हैं, साथ में अभी सेवाएं लगातार महर्षि विद्या मंदिर में प्रिंसिपल की पोस्ट पर बैठ कर के तमाम छात्र छात्राओं को यहाँ शिक्षा के लिए अध्ययनरत कर रहे हैं और साथ में उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। लेकिन यह कामना सिर्फ वहीं तक नहीं है, इस कामनाओं के साथ में उनकी खुद की भी कुछ खास ख्वाहिशें हैं। सर, वो कौन सी खास रुचियां हैं जो एक आर्मी रिटायर के बाद एक एज का दौरान होता है, एक ओल्ड एज में आपने प्रवेश किया है, तब भी एक जो यंग सोच आपकी है उसमें क्या निखार आप चाहते हैं? देखिए, जो बूढ़ा बोलते हैं आदमी बूढ़ा हो गया जी, तो बूढ़ा मतलब एजिंग प्रोसेस हमेशा चलती है, बट एजिंग प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो मैं देखता हूँ कि 25-30 साल का बच्चा भी जो बहुत मोटा हो जाता है वो 60 साल का लगता है, 45 साल का लगने लगता है, फूल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एजिंग प्रोसेस से पहले वो बूढ़ा हो गया। तो बूढ़ा कैसे होता है? विचारों से होता है, तो मन संकल्प से होता है। तो वो संकल्प जो है आपका आपको यंग बना के रखता है। तो हम एजिंग प्रोसेस में फिजिकली भले ही एजिंग प्रोसेस में 60-65 इस तरह जा रहे हैं, लेकिन जहां विचारों की बात आती है तो आज भी हम 25 और 30 के हैं और उसी उपलक्ष्य में हम फिजिकल फिटनेस को बहुत अधिक वरीयता देते हैं। और उसमें मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है और मैं टाइम निकाल कर चलते फिरते जब गाड़ियों में चलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो 2-4 बुक किताबें रखता हूँ और अच्छे अच्छे मोटिवेटर्स की अच्छे ऑटोबायोग्राफीज को जरूर पढ़ता हूँ। और उसके अलावा मेरे को दौड़ने का और एक साइकिलिंग का बहुत शौक है और साइकिलिंग मैं प्रतिदिन सुबह और शाम जरूर करता हूँ। और इसी उपलक्ष्य में जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने प्रेजेंटली 400 किलोमीटर जो है लगातार 25 घंटे और 25 मिनट चलाकर पूरा किया है। ये चौंकाने वाली यहाँ पर सवाल और सवालों के सीधा जवाब डायरेक्ट आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि महज 27 घंटे के अंतराल में साइकिलिंग नॉन स्टॉप रुके हुए कहीं ना कहीं 400 किलोमीटर का सफर प्राचार्य सीके शर्मा जी ने तय किया है, जो अपने आप में एक गर्वभूति प्रदान करता है और हम जैसे युवाओं को भी यहाँ कहीं ना कहीं एक आगे सोच दिखाती है। सर, कैसा फील किया है और कैसे ये दिमाग में आया? क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं इतना नहीं कर सकता, लेकिन आपने 400 की हाइटेंसी शुरू की है। जानना चाहूँगा कि शुरुआत कब से हुई और कब से आपने इस लिमिटेशन को धीरे धीरे ग्रोथिंग में लिया? हौसला जैसे हो आसमां से बुलंद, हौसला हो बुलंद, हौसला हो बुलंद, हौसला हो बुलंद, हौसला हो बुलंद। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे पढ़ने का और फिजिकल फिटनेस पर बहुत एक वरीता प्रायोरिटी देता हूँ और बड़ा क्रेज़ आप कह सकते हैं कि हमेशा मेरा पहलवान तो नहीं बनना है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्टिव एनर्जी जो बात आप करते हैं, मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि आपका जो फीचर है, आपका जो अपीयरेंस है वो हमें एनर्जेटिक होना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे की एनर्जी को भी बढ़ा देगा। तो इसमें मैं हमेशा करता हूँ कि एनर्जी कैसे रहेगी जब हम सुबह बढ़िया अपना डेली रूटीन बनाकर अगर दौड़ते भागते हैं और साइकिलिंग करते हैं। तो आप समझिए, जब ये साइकिलिंग तो हम बचपन में जो हमारी एज के जितने भी आज लोग हैं 60 से ऊपर के, सब ने कोई किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं रही होंगी, घर से वो पैदल ही स्कूल जाता होगा और साइकिल पे ही ज़्यादा से ज़्यादा जाता होगा। तो हम भी साइकिल और पैदल और दौड़ कर ही जाते थे और वो आदत तो रही। लेकिन जब सर्विस कर ली उसके बाद अभी जब ये कोरोना पीरियड मार्च से शुरू हुआ तो लगभग स्कूल में कोई नहीं रहता था, हम ही लोग जाते थे, पैदल पहुँचते थे स्कूल में। तो वहाँ से हमने स्कूलों में बच्चों के लिए भी आपको मैं बताना चाहूँगा, हमने स्कूल की तरफ से हमारे पास 10-12 बड़ी बड़ी साइकिलें हैं, छोटी साइकिलें भी हैं। उन्हीं साइकिलों को उठाकर मैं उसमें सुबह
सुबह और शाम पूरे चलता रहता था। और धीरे धीरे करके मुझे लगा कि वो जो स्पीड, जब मैं चलने लगा, दौड़ने लगा, तो एनर्जी और आई। मुझे लगा कि उससे जब बढ़ा तो इसमें और कुछ किया जाए। बिल्कुल। अब किया क्या जाए कि हम तो साइकिलिंग अपने स्कूल में ही करते हैं, आसपास करते हैं। तो फिर मैंने सर्च करना शुरू किया और उसमें मैंने पाया कि ऑडेक्स इंडिया एक ऐसी संस्था है पेरिस की, जो हमारे पूरे विश्व में विभिन्न जिलों में जो उनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो वो लंबी डिस्टेंस की एक एक्टिविटी इवेंट कराते हैं साइकिलिंग की। 100 किलोमीटर, 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर की इवेंट्स। इसके अलावा जो क्वालिफाई करते हैं 1200 की किलोमीटर की। इसमें सर एज भी कुछ रखी जाती है? नहीं, एज इसमें नहीं है जी। आपसे बॉन्ड भराया जाता है, आप अपने को एलिजिबल परफेक्ट समझते हैं तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। यानी रिस्क आपकी खुद की, अगर किसी भी तरह का कोई इवेंट होता है? हाँ, ये कोई रेस नहीं है, ये एक इवेंट, टाइम बाउंड इवेंट है साइकिलिंग का। और ये सेल्फ सपोर्टेड है। अगर साइकिल पंचर हो गई, कुछ भी हो गया या आपको कुछ हो गया, तो सब कुछ आपको ही करना है। आपके आगे पीछे आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होगा। जैसे मैंने अभी 400 किया तो पूरे अंधेरे में पूरी रात चंबल घाटी में थे हम लोग, तो उसमें सब कुछ अपने आप ही करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सर कौन सा रूट रहा है 400 किलोमीटर का? 400 जो किलोमीटर का ग्वालियर से ये मथुरा का रूट रहा, जो ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, और धौलपुर के बाद फिर आगरा बाईपास, और आगरा बाईपास के बाद मथुरा मैकडॉवल्ड, वहाँ तक पहुँचे और फिर बैक हम ग्वालियर पे आए। सर बाइसिकल और राइडिंग के समय उपरांत में किस तरह की कुछ कठिनाइयाँ या कुछ ऐसा इवेंट कि कभी कुछ ऐसा लगा हो कि शायद ये नहीं होना चाहिए, और कौन सी चीज़ें ऐसी निकलकर सामने आती हैं और कैसे उसको रिएक्ट करते हैं? बिल्कुल, ये इवेंट से, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपना जीवन एक लिमिटेशन में जीते हैं। हम अपने आप को सीमितता में जोड़ देते हैं, ऐसा हम कर नहीं सकते। तो जब मैंने पहली बार 200 किया और मैं बिना बताए सबको गया, क्योंकि अगर मैं बता देता तो जैसा हमारा समाज है किंतु परंतु टोकता, या कहता आपको क्या जरूरत है, रिटायर्ड है, पेंशन मिलती है, पे मिलती है, आराम करिए ना, कहाँ गोल्ड मेडल लेने जा रहे हैं, और नहीं कर पाएंगे। सीधा लोग इस एज में बोल देते नहीं कर पाएंगे। तो मैं चुपचाप करके जब आ गया तो लोगों को आश्चर्य हुआ, 200 कर लिया आपने। लेकिन फर्स्ट टाइम मेरी भी बहुत हालत खराब हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, आप कह सकते हैं कि हालत बिल्कुल ग्वालियर से झांसी और झांसी से ग्वालियर था बहुत, तो उसमें बहुत अस्त व्यस्त रहा। नया ज्ञान भी मिला और उसको मैंने फिर बाद में आगे बढ़ाया। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, बीच में मैं इवेंट की बात बताता हूँ। बीच में जैसे मैं 400 में गया तो एक जगह, अब ये चश्मा उतार दिया और मैं थोड़ा एज भी है तो ठंडी से बचने के कपड़े पहनने, बहुत ज़्यादा पहनने की आदत है, जबकि उसमें आपको केवल एक सिंपल कपड़ा पहनना है, उससे भी रेस बढ़ता है आपका। लेकिन मेरे को ठंड ज़्यादा लगती है, तो उसमें गड्ढा वड्ढा दिखता नहीं है, तो कई बार मैं गिर गया, और गिर गया तो फिर मैं गिर के वहीं लेट गया, फिर ताली बजाया, फिर वहाँ पर ऐसे एक्सरसाइज करने लग गया, और फिर उठाया और इधर सेल्फ और फिर दौड़ने आगे बढ़ गया। ऐसे ऐसे कई इवेंट मिले। एक जगह मैं 12-1 बजे गया, मुझे ज़्यादा भूख लगी तो मैं ढाबे में गया, मैंने कहा मेरे को दाल पीनी है, दाल सूप पीते हैं क्योंकि खाना नहीं खाएंगे, लिक्विड लेते हैं, तो दाल सूप उसने बनाया। उसके बाद मैं क्या किया, वहाँ हम इधर उधर देखते नहीं, फर्स्ट में ही बैठ गया नीचे। मैंने कहा यहीं खाएंगे, तेरी टेबल में नहीं बैठेंगे। तो वो उसका एक वो जो बंदा था जो देता था, नौकर था, और वो भी आया, बोला क्यों भाई साहब आप कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं क्या? हाँ। मैंने कहा भाई साहब फैक्ट्री में करते हैं, अब रात को वहाँ घर में तो खाना मिलेगा नहीं। तो बोले घर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ घर जा रहे हैं। तो ये भी आनंद लेना पड़ता है। मतलब लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये अपने काम से निकले हुए हैं, एज अ नॉट फॉर राइडिंग फॉर बाइसिकल, ऐसा भी सोचते हैं। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं कि वो पूछते हैं कि आप स्पेशल राइडिंग पर हैं, जिसके क्या पर्पज है और क्यों ऐसा करना है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि एक बार ऐसा भी हुआ, 300 किलोमीटर मैंने जबलपुर से कटनी में जब किया, तो मेरे को 120 किलोमीटर में मेरा को हेल्थ की प्रॉब्लम हुई, मेरा यूरिन रुक गया, और बाद में मैंने उसको क्विट किया। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि हम टारगेट को प्राप्त करेंगे। तो सर ऐसी कंडीशन में अगर हमारी बॉडी कहीं इफेक्ट कर रही है तो क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं, या यहाँ पर भी हमारा कुछ सेल्फ होता है, मेडिसिन कुछ लेकर चलना होता है? वैसे तो देखिए सेल्फ सपोर्टेड है, आप अपनी बॉडी को जानिए, और बॉडी के अनुसार हम भी अपनी तरह तरह की सारी मेडिसिन और सारी जो सारे साइकिल पंचर बनाने से लेकर सारा सामान, पंप सब उसमें रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन उनकी भी एक गाड़ी होती है जो पूरे रास्ते में आपको सपोर्ट देती है। अगर आप फ़ोन करेंगे तो पूरी सुविधाएं देते हैं। लेकिन वैसे नियम के मुताबिक तो ये है कि आपको ही सब कुछ करना चाहिए। तो हम मेंटली जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, या जीवन की जो नई सफलताएं, ऊंचाई या कठिनाई वाली सफलताएं मिलती हैं, वो मेंटल एंड्योरेंस से मिलती है। मेंटल एंड्योरेंस मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में फिजिकल फिटनेस उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना ये कि मैं कर लूंगा और मैं करके आऊंगा। समझ लीजिए आप 80% करके आ गए, तो मेंटल एंड्योरेंस का बहुत फर्क पड़ता है। आप गिरेंगे, पड़ेंगे, कई बार चोट भी लग जाती है। लेकिन मैं खुद इस बार 3 बार गिरा, एक बार रात को गिरा और एक बार बीच टोल टैक्स था, उसमें ऑटो ने इधर से मारा उधर से मारा, तो बीच में मैं भी स्लाइड हो गया और बीच में वहीं गिर गया। लेकिन वहाँ कई बच्चे दौड़े और वहाँ की भाषा में, अरे ताऊ जी क्यों गिर रहे हैं, चलो उठाते हैं आपको। तो वो भी एक एंजॉय। हाँ, तो वो एक अलग अलग जीवन में लगता है कि हम उठते हैं, बैठते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम अपनी रेस में लग जाते हैं। तो जीवन में सीख भी देता है कि हम एक सामान्य व्यक्ति हैं,
हम सामान्य व्यक्ति की तरह अगर ज़्यादा से ज़्यादा जीने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी में की संतुष्टि जो होगी वो 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी। और मैं फिर सबको कहूँगा कि जीवन में कामयाबी करना, मेंटल एंड्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट। संकल्प लीजिए मैं करके ही आऊँगा चाहे जो भी हो जाए, तो आप निश्चित वहाँ पर पहुँचेंगे। एज तो सर आपने बताई है, ओल्ड एज में आपका प्रवेश हो चुका है, फैमिली है, परिवार है, हर एक सदस्य उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए निभाता है जितनी आप उनके लिए अपेक्षाएं रखते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या आपको सामना करना पड़ता है? आपके घर से लोग रोकते होंगे, टोकते होंगे, तो कैसे उनको निगलेक्टेड करके अपनी पॉजिटिविटी के साथ आपकी साइकिल की है रेस दौड़ जाती है? बहुत अच्छा जवाब है। मैं इसका एक उत्तर अभी की इवेंट से देना चाहूँगा कि जब हम लोग आ रहे थे तो हम धौलपुर में रुके, तो हमारी जो टीम है बहुत यंगस्टर्स की, बहुत उनकी 30-35 किलोमीटर की रेस स्पीड है उनकी, तो वो भी रुके हुए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप इतने हमसे पीछे रह जाते हैं अकेले अंधेरे में, डर नहीं लगता? मैंने वही प्रश्न किया, डर किस बात का लगना चाहिए, मैं ये थोड़ा सा और जानना चाहूँगा। आप सब बच्चे हैं और मैं आपको लोगों को भी कहना चाहूँगा, हम डरते क्यों हैं? हम डरते हैं कि हम मर जाएंगे, हमें कुछ हो जाएगा, हमें कोई किडनैप कर लेगा, या हमारा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। जो चीज़ हुई नहीं उसका संशय जीवन भर पाल के हम अच्छे कार्यों को नहीं कर पाते और उस रुकावट को हमेशा डाल के रखते हैं। और शायद वो डर हमारे परिवार में जायज़ चिंता के रूप में होता है कि आप बूढ़े हो गए हैं, आपको क्या करना है, आप रेस्ट करिए। वो सारे परिवार के बच्चे, पत्नी, सब लोग बोलते हैं, लेकिन हमारी भी एक रुचि होती है, हमारी एक लाइफ में रुचि के अनुसार अलग हटकर करने का जो जज्बा होता है, वो मैं सब बच्चों को कहना चाहूँगा। जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको भी कहना चाहूँगा, आप एक सेपरेट यूनिक रुचि बनाइए, एक इंटरेस्ट बनाइए और कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ के अलावा उस पर जरूर समाहित होइए, उसको प्राप्त करने की कोशिश करिए, तो दुगनी 4 गुनी एनर्जी और आएगी और समाज को आप कुछ और अलग हटकर दे पाएंगे। संशय पालकर, डल पार कर लिमिटेशन ला देते हैं आप, और फिर जीवन में आप कुछ नहीं कर पाते और ना कुछ कर पाएंगे। इसलिए हमारे महर्षि जी भी कहते हैं कि लाइफ जो है अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड बनाइए, सब कुछ प्राप्त करने का जज्बा तैयार करिए, चाहे आप 100 ईयर के हो जाएं। और मैं अभी 600 किलोमीटर करने वाला हूं बहुत जल्दी, और मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसको 40 की आवर्स में करना है, और जैसा अभी 27 में था तो मैंने 25 में किया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 35-36 में मैं उसको कर लूँ। तकरीबन सर अब तक कितने दिनों में कितनी बाइसिकल राइडिंग कर चुके हैं सर? जी, मैंने 22 नवंबर से शुरू किया था, तो 3 बार मैंने 200 किया जी, और 2 बार 300 किया, जिसमें 1 बार क्वालिफाई किया, 1 बार मेरे को क्विट करना पड़ा, जो आपने अभी ये कंडीशन बताई। कंडीशन बताई, और 1 बार मैंने 400 किया, और अगला अभी 7 मार्च को 600 किलोमीटर होने वाला है। किस तरह से सर ये अप्लाई किया जाता है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर आप ये करवाते हैं या उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा है, ऑडिक्स इंडिया, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी ऑडिक्स इंडिया की। और विभिन्न जिलों में इसके क्लब्स ने उसकी फ्रेंचाइजी ले रखी है, उनकी की डेट उसमें रजिस्टर्ड है। आप उसमें लॉग इन करेंगे तो पहले अपना रजिस्टर्ड कराइए एनुअल उसका, और उसके बाद फिर आपको एक नंबर मिल जाएगा, और उस नंबर के आधार पे आप अपने को रजिस्टर कराइए। जिस भी जिले में जहाँ जहाँ पर वो क्लब है वहाँ पर वो इवेंट्स की डेट पर 100, 200, 300, 400, 600 उसमें आप भाग ले सकते हैं। लोग बड़ी दूर दूर से गाड़ियों में साइकिल लेकर आते हैं, करते हैं और फिर जाते हैं। तो अभी सर अगला टारगेट जो है वो आपका 600 किलोमीटर पार करने का है जी, और लगभग डेट भी क्या निश्चित हो चुकी है? 7 मार्च है। कैसी तैयारियां की जाती हैं सर इस तरह की राइडिंग के लिए? तैयारियां ये है कि आपको डेली, क्योंकि उतना मैंने जैसा कहा कि कम से कम 20 से 25 किलोमीटर तो डेली चलना है जी, और जो आपकी एक वीकेंड होती है उसमें 50 से 100 किलोमीटर तो डेली चलना पड़ता है। क्योंकि मैं एक स्कूल में काम भी करता हूँ और थोड़ा सा अधिक डिसिप्लिनरी हूँ, तो मैं स्कूल टाइम में 8 बजे से 6 बजे तक कुछ नहीं करता। तो आप सोचेंगे बहुत सख्त होता है, लेकिन मैं 4 बजे उठकर कम से कम 5 बजे से 7:30 और 8 बजे तक साइकिलिंग करता हूँ, और उसके बाद फिर 8 बजे से 6 बजे तक स्कूल का काम करता हूँ, और 6 बजे से लेके 8 बजे तक साइकिलिंग करता हूँ 2 घंटे, और संडे को 100 किलोमीटर की साइकिलिंग जरूर करता हूँ मैं। ऐसे कॉम्पिटिशन में सर डाइट के लिए क्या कुछ ऐसी सेफ्टी रहती हैं? हमें डाइट कैसे मेंटेन करना होता है? और डाइट के लिए जो आप समझ लीजिए, सुबह से आपको अच्छा नाश्ता करना चाहिए जी, ना फ्रूट्स वगैरह आप ज़्यादा लीजिए, लिक्विड का सेवन ज़्यादा करिए, और कम से कम 2 दिन पहले तक आप लिक्विड ज़्यादा लीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन का डर रहता है। और नॉर्मल आप अपना जीने की कोशिश करिए, तो आगे बढ़े। कैसा लगता है सर इस तरह की राइडिंग के बाद, क्या बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, और मेंटलिटी क्या काम करती है? बॉडी बहुत आपकी एनर्जेटिक फील करती है, बहुत संतुष्टपूर्ण फील करती है, और लगता है कि अब 400-600 क्या हम 1000 किलोमीटर भी कर सकते हैं। बहुत खुशी मिलती है, और ऐसा लगता है हमने कुछ हट कर किया। और जीवन का मैं सब बच्चों को, और जितने भी जो रिटायर्ड को टायर्डनेस में बनाने वाले लोग हैं, उनको समाज में जरूर कहना चाहूँगा, आप ऐसी विभिन्न सामाजिक एक्टिविटी से जुड़कर, टायर्ड और रिटायर्ड को छोड़कर एनर्जेटिक लाइफ जीकर आप समाज में कुछ ना कुछ नई प्रोडक्टिविटी बच्चों को जोड़कर अगर करेंगे तो एक नई ऊर्जा मिलेगी, और वो ऊर्जा सही जब मार्ग पे जाएगी तो एक नया परिवर्तन लाएगी।
आएगी और अत्यंत खुशी देगी। हम और इस एज पे बहुत पैसा कमा लेते हैं, घोड़ा गाड़ी बंगला सब हमारे पास होता है, लेकिन संतुष्टि को 4 गुना करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ जब तक जिए अपने पैरों पर उस एनर्जी के साथ में अन्य लोगों को भी समाज में परिवर्तन के लिए तैयार करते हुए चलें तो शायद बहुत अच्छा होगा। सर, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं और किस तरह की सोच को लेकर क्या कुछ हमारे स्टूडियो के माध्यम से अपील करना चाहेंगे ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को? मैं सबको अनुरोध करना चाहूँगा, ज़िंदगी को लिमिटेशंस में, रिस्ट्रिक्शंस में मत लीजिए, ज़िंदगी को संशय में और डर में मत लीजिए। और जैसा मैं आपको अपने उदाहरण में दूँ, आज के इस मैसेज से भी देना चाहूँगा, जाति और धर्म में ही मत जोड़िए। क्योंकि जब मैं कटनी में गिरा तो जो बंदा आया मेरे को मदद करने के लिए वो मुस्लिम धर्म का मिस्टर हसन जी हैं, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और उन्होंने मुझे जैसे मैं उनके घर का मेंबर हूँ वैसे किया, तो इसके साथ में लेकर आप एनर्जी को मेंटेन करिए और चाहे 100 साल तक जिए, लेकिन आप अपनी पॉजिटिविटी को अच्छे कार्यों में, सकारात्मक कार्यों में समाज के और अपने लिए लगा के रखिए, जिससे कि आपका जीवन अच्छा चलेगा, आपके परिवार के लोग भी आपके साथ होंगे और समाज के अन्य लोग आपसे मार्गदर्शन लेंगे। हर आदमी, चाहे आप टीचर हैं या अधिकारी हैं, कोई भी हैं, आप एक रोल मॉडल अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए जरूर बनिए, जिससे कि आगे वाला भी आपका अनुसरण करेगा। तो ये आपने सुना, हमारे साथ महर्षि विद्या मंदिर के प्राचार्य CK शर्मा जी थे, जिन्होंने अपने कुछ ऐसे एहसास, अपनी अनुभूतियाँ और लाइफ को किस तरह से स्ट्रगल के साथ, बढ़ती उम्र के साथ में अब भी जोश जारी रखा है और अपने अनुभव भी उन्होंने साझा किए हैं। बता दें आपको, ऑडेक्स इंडिया नाम की एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेरिस से एक फ्रेंचाइजीज़ पर काम करती हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट पर इसकी कहीं ना कहीं ऐसी फ्रेंचाइजीज़ होती हैं जहाँ पर आप भी गूगल के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए इससे जुड़ सकते हैं और इसमें पूरी भागीदारी कर सकते हैं। बता दें आपको कि ये जो आपका एक कार्यक्रम होता है, इसमें किसी भी तरह से कोई चैलेंज कार्यक्रम नहीं है, ऐसा ही सर ना? जी, रेस नहीं है, किसी तरह की ये रेस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप मॉडिफाई कर सकते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जैसा कि सर ने बताया है, और वो उसी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि आर्मी में रह करके कई सारे पुरस्कार तो सर प्राप्त हुए ही होंगे और उसके बाद भी, लेकिन जो सोच है, सोच अच्छी रखिए, नेक काम के लिए प्रयास करिए, सफलता आपके कदम जरूर छुएगी। तो हमारे साथ ही सर मौजूद थे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका आभार व्यक्त करते हैं और हमारी पूरी टीम आपको आने वाले टारगेट के लिए बधाई पात्र मानती है। ईश्वर आपकी हर एक कामनाओं को पूरा करे और स्वस्थ रखे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ ये जुड़े हुए थे CK शर्मा जी। आपको अगली खास मुलाकात में अब मिलवाएंगे कुछ ऐसी शख्सियत के साथ जिनकी कुछ अलग सोच, अलग मायने और अलग दिशा कार्य करने के होते हैं। कहीं ना कहीं ये देखकर आप और हम भी उनसे सीख लेते हैं। और फिलहाल विदा लेते हैं। बने रहें वी न्यूज के साथ। इजाजत दीजिएगा शुभम सोनी और पूरी टीम को। नमस्कार। हौसला जैसे हो आसमां से बुलंद, हौसला हो बुलंद, हौसला हो बुलंद, हौसला हो बुलंद, हौसला हो